My dear student of standard 9th, welcome back once again, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, organs of government. Friends, this is not a chapter. ये आपके सारे फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर कर देगा, डेट हाउ एट व्हाट लेवल और गवर्नमेंट वर्क्स, उसके कितने लेवल्स होते हैं, गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एंड आपको कुछ कुछ और बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी. ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है. ओके, कितना इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट की ताकत, मुझे मालूम था कि गवर्नमेंट इस चैप्टर को छू भी नहीं सकती. क्यों? क्योंकि लोगों को था गवर्नमेंट का जो बेसिक नॉलेज है वो इसमें होगा ही होगा. सो ये चैप्टर, सिविक्स के किसी भी चैप्टर को गवर्नमेंट ने टच नहीं किया. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के चैप्टर्स को ही गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस में इंक्लूड किया ही नहीं है. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड. Okay, so at the top you can see the name of the chapter is given, organs of the government, and so शुरू करते हैं. The three organs of the government, there are three organs of the government: the legislature, the executive, and the judiciary. We shall study in detail the formation of all these three organs of the government, their power, their functions, and their interpersonal relationship. देखो, हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं. एक होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना. सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं. जो कानून है उसको मतलब लोग फॉलो करें, उसको ब्रेक ना करें. और हाँ, जो ब्रेक करे उसको फिर क्या करेंगे, उसको जुडिशरी बैठा है पनिशमेंट देने के लिए. तो ये तीन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के. अब ये तीनों ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं, कैसे ये आपस में एक दूसरे से लिंक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, सो बिलो माई इमेज एग्जैक्टली आपको मिलेगा. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड देयर बाय टू अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड एट द सेम टाइम टू नर्चर टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. क्योंकि हमारे देश का काम होता है कि जो हमारा देश चल रहा है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चले. इससे क्या रहता है, हर जगह शांति रहती है, एक डेवलपमेंट का माहौल बनता है ना. इसके अलावा हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ये सब भी हम लोग जानते हैं. फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नेसेसरी डैट ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, वर्क इन अ म्यूचुअल यूनिटी. If our country want to develop, then all these three organs need to communicate each other. ऐसा ना हो कि इनके बीच में communication lag हो रहा हो. अगर ये आपस में मिलके काम करेंगे, then and only we can achieve our progress. They also require cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently. Okay, the legislature frame the law. legislature का काम क्या होता है, लॉ को बनाना. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द फ्रेम लॉ. एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को आम पब्लिक पे इम्प्लीमेंट करें. एंड द जुडिशरी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय पनिशिंग द पीपल हु वायलेट द लॉ. और जुडिशरी का काम क्या होता है, उस इंसान को पनिशमेंट देना या सजा देना जो नॉर्मली रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. रूल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बचपन में देखा था कि जो मैरिज के लिए जो मिनिमम एज है बॉयज़ के लिए वो 21 है. ठीक है, अगर कोई 20 की एज में अगर शादी करता है तो क्या होगा, उसके पनिशमेंट को या तो हैवी पेनल्टी भरनी पड़ेगी या जेल भी हो सकती है. ओके, सो वो कानून में लिखा गया है कि उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा. ओके, सो हर क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट लिखा गया है. एंड फॉर डेट यू आर सपोज टू रीड LLB. ओके, चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. द लेजिस्लेचर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेंटर, लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल. तो हमारे यहाँ पे दो लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है. ठीक है, लेजिस्लेचर बॉडी यूजुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया है कि एक होगा सेंट्रल में पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा हमने लास्ट स्टैंडर्ड 8 में देख लिया था. ठीक है, एंड यही स्टेट लेवल पे भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे, जहाँ पे आपको विधानसभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलती है. ठीक है, the executive as per the constitution consists of the president and the prime minister and the cabinet minister and their system at the center. Okay, सो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की, तो इसमें यूजुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया गया है कि
जो एग्जीक्यूटिव्स है उसमें सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, ओके, ये सब काम होता है सेंट्रल लेवल पे। नाउ स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल। सो स्टेट लेवल पे गवर्नर एंड सीएम होते हैं, बाकी सब तो वही के वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स होते हैं। वेर एज इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप। जहाँ तक हम लोग जुडिशरी की बात करें, विच कोर्ट इज एट द टॉप? यस, इट्स अ सुप्रीम कोर्ट, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में ही देख लिया था। नाउ एट द टॉप इन द मिडल देयर इज ए हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड एट द बॉटम देयर आर subordinate courts, district courts, special courts that are thus the judiciary is a separate independent organized whole and which is a completely apart from the legislature and the executive. So अगर हम लोग देखें ना तो सुप्रीम कोर्ट हायर पे और इसके नीचे यूजुअली हाई कोर्ट आता है हर स्टेट में लगभग है, कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड बेसिक लेवल पे आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट ये सब देखने को मिलता ही है, ओके। और जुडिशरी को हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग रखा है। उनका काम करने का जो प्रोसीजर होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, वो भी बिल्कुल उनसे अलग होता है। इसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये स्लाइड में सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक ज़्यादा हो गया। ओके नाउ इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया क्या कंट्री जो है बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन बन के होता है। नो स्टेट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और सोवरेन। कोई भी स्टेट एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं है। द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम हैज़ डिवाइडेड द पावर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर द स्टेट and such that the legislature and the executive is totally independent from each other and where the judiciary is separate, independent and impartial organ. कुछ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए एंड उन्होंने जुडिशरी को बिल्कुल इससे अलग रखा है, डेट मीन्स इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, ओके। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अब ये जो डिवीजन हुआ है वो किस बेस पे हुआ है? सी द गवर्नमेंट कैरी आउट द फंक्शन एट द स्टेट लेवल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. The functions of all the three organs of the government are different and all the functions require the certain expertise. देखो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। नाउ ऑल द थ्री organs of the government should administered by the different people and each organ should carry on its own function. इनके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। by the division of the power misuse can be avoided. यहाँ पे क्या है कि पावर्स को हम लोगों ने तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सबको एक दूसरे को डिपेंड कर दिया है, यानी कभी भी पावर का मिसयूज हो ही नहीं सकता, ओके। एंड इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड ऑल द पावर्स between the three organs of the government in order to make the function government easy and efficient. गवर्नमेंट का काम करने का तरीका बहुत सिंपल और इजी हो जाए, इसलिए हम लोगों ने पावर को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू फॉर्मुलेट लॉ बट सम पावर हैज सम टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मिसयूज दिस पावर. तो लेजिस्लेचर को इस तरह से मतलब किया गया है कि वो अपना मिसयूज ना कर पाए और एकदम से कोई गलत कानून ना बना दे। सेम वे लेजिस्लेचर ये भी ध्यान रखता है कि एग्जीक्यूटिव ठीक से काम करे। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एंड द जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय द गिविंग पावर टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ओके। और सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव है उसको पावर कहाँ से मिलता है? लेजिस्लेचर से मिलता है। लेजिस्लेचर अगर कानून नहीं बनाएगा तो एग्जीक्यूटिव कौन सा कानून फॉलो करवा लेगा, ठीक है। और बाद में वो फिर जुडिशरी को हैंड ओवर कर देता है और जुडिशरी को भी पावर कहाँ से मिलता है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर की, ओके। देखिए हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, हम लोग सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं अभी। तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ओके। गुजरात में से 26 मेंबर्स चुन के जाते हैं, 48 महाराष्ट्र में, 25 राजस्थान में, 7 दिल्ली से हैं,
मैक्सिमम 80 कैंडिडेट्स यूपी से आते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर पार्लियामेंट में जाते हैं एंड जो पार्टी होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। अब इसमें और क्या क्या होता है, ये लोग मिलकर हमारे लिए कानून बनाते हैं, ठीक है, मेजोरिटी के हिसाब से। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, सॉरी फॉर डेट। देखो इंडिया में जो सिस्टम है रिपब्लिक का वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से काम करता है। हमने जो मतलब जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, लाइक यूएसए। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एट द सेंटर आर सीन इन द पार्लियामेंट एंड एट द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो स्टेट लेवल के मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को हम लोग एमपी कहेंगे, ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग एमएलए कहेंगे। तो एमएलए यूजुअली स्टेट लेवल पे होते हैं। द पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट एंड द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, लेजिस्लेचर इज ऑफ 2 टाइप्स। लेजिस्लेचर भी आपका 2 टाइप का हो सकता है। ओके, ओके, सो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। चलो मैं को सिंपल में समझाता हूँ पहले ये होता क्या है। देखो सेंट्रल लेवल पे हमको पता है लोकसभा है, राज्यसभा है, तो 2 हाउस हो गए, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं गुजरात स्टेट की। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है। बट देर आर सर्टेन स्टेट जहाँ पे दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जैसे कि गुजरात की बात करें जहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, एंड कुछ स्टेटों में जहाँ पर जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे 2 विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो उसको हम लोग कहेंगे बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब ये रीड कर लेते हैं। ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर व्हेन लेजिस्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 हाउस इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। एग्जाम्पल गुजरात मैंने बता दिया था। एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेस it is called the bicameral legislature. Okay, now at the central level the upper house and the legislature is the Rajya Sabha and the lower house is called the Lok Sabha. तो हम लोग अपर हाउस को वहाँ पे राज्यसभा कहते हैं एंड लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, ठीक है। एट द स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। ज़्यादातर स्टेटों में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अब इसमें आगे कुछ और नाम भी जुड़ेंगे, वो हम लोग आगे इस चैप्टर में देखेंगे। हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल टू, आई थिंक तमिलनाडु और आएगा अभी नाउ एंड सी। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिसकी बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर दोनों हाउसेज हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे बनता है। ओके, ओके, सो लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, जिसमें हम लोग बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है। नाउ स्ट्रेट अवे आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं ये रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लो एंड देन फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं ऊपर की सिर्फ 4 लाइन समझा रहा हूँ। सी, लोकसभा हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में इसे लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। देश के जो अलग अलग जगहों पे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, वहाँ से मेंबर्स डायरेक्टली चुन के आते हैं। ओके, वाराणसी से नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते थे, तो वाराणसी नरेंद्र मोदी इज द पीएम, ओके, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वायनाड से राहुल गांधी इलेक्शन जीते थे, तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं, ओके, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट चूज करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बेस पे से उनको चूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है। सी, मान लेते हैं कि हमारा जितना ही पार्लियामेंट है ना, उसमें एक भी मेंबर क्रिश्चियन नहीं है,
क्रिश्चियन रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई तो होना चाहिए ना हमारे पार्लियामेंट में, तो क्रिश्चियन रिलीजन वाला कोई नहीं है, बराबर। वो कोई और रिलीजन भी हो सकता है, बट क्रिश्चियन, अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंड दैट पीपल फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी उसको प्रेसिडेंट डायरेक्टली एज एन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो इस तरह से इनका सिलेक्शन किया जाता है। नाउ बिलो माई इमेज सेकेंड पैराग्राफ, आप पॉज करके एक बार रीड कर लो। ओके, नाउ रीड कर लिया, गुड। नाउ अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, आगे बात करते हैं। सी प्रेसिडेंट है ना, वो पार्लियामेंट का एक पार्ट होते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा वो दोनों का पार्ट है। प्रेसिडेंट है ना, जब फर्स्ट मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, जिसमें जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन मतलब लोकसभा के मेंबर्स एंड राज्यसभा के मेंबर्स दोनों साथ में बैठते हैं, और वो पहली मीटिंग कंडक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब सेशन का लास्ट डे होता है तब प्रेसिडेंट आते हैं। इन दो इवेंट के अलावा प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा एंड राज्यसभा में नहीं जाते, ओके। कभी भी कोई पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ही मतलब दोनों हाउसेस को समन भेजते हैं कि अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, एंड इवन अपनी प्रोसीडिंग विड्रॉन भी कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो दोनों हाउसेस है ना, ये डिसॉल्व भी किया जा सकते हैं। डिसॉल्व मतलब जितने भी गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनको उनकी सदस्यता रद्द करके या तो फिर हम लोग कोई नया इलेक्शन भी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब लोकसभा का बिल, राज्यसभा में क्या होता है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। देखो, कोई भी कानून जब बनता है ना, तो पहले लॉ नहीं होता है, वो पहले बिल होता है, ठीक है। और बाद में वो कानून बन जाता है तो उसके पीछे हम लोग लॉ लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको 3 बार रीड किया जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि पहले वो लोकसभा में आया तो लोकसभा में उसको 3 बार रीड किया गया, ऐसे कोई ऐसे पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ अपने मेन पॉइंट डिस्कशन करते हैं। पहले रीडिंग में यूजुअली ये बताया जाता है कि लॉ क्या, किसके बारे में। सेकेंड में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होता है, और थर्ड में कंक्लूजन आफ्टर जो रेक्टिफिकेशन चेंजेस करने होते हैं वो बाद में हो जाते हैं। तो ये 3 रीडिंग के बाद लोकसभा फिर राज्यसभा में जाता है, और तभी वो पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड अगर प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे तो ही वो कानून बनेगा। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, लोकसभा का जो हाउस होता है ना, वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है, ओके। इन 2014 में इलेक्शन हुआ था, तो उसके 5 साल बाद 2019 में इलेक्शन हुआ। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 2024 में होगा, ठीक है, अगर लोकसभा को हम लोग डिसॉल्व ना करें तो, ठीक है। एंड 5 साल तक गवर्नमेंट का टर्म होता है, और अगर अपने टर्म से पहले कम्प्लीटली डिसॉल्व ना करो तो नॉर्मली वो 5 साल तो चलती ही है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। हमारे यहाँ पर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट वाले कोई भी कानून बना सकते हैं, एग्री, मगर वो कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मान लो कोई ऐसा कानून आता है उसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन वालों को गवर्नमेंट ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, लॉ शुड बी इक्वल, है ना, फ्रीडम टू इक्वलिटी दिया हुआ है ना, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो कानून ख़त्म हो जाएगा, उसकी मान्यता रहेगी नहीं। तो सबसे ऊपर पार्लियामेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। एंड इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास। वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को लिमिटेड कर सकता है, पर उसको ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। और पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनते हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हुआ तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा और वो कानून पूरा ख़त्म मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, से फॉर एग्जांपल आपको अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, ओके, एंड यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो आपको उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, ओके। आई विश कि आप ये रीड कर लो, जस्ट ए मिनट, ओके। नाउ अब देखो, आपको अगर मेंबर बनना है लोकसभा का, देन फर्स्ट क्वालिटी इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी इंडियन सिटीजन, ओके। आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। योर एज शुड बी 25 ईयर्स और मोर, रिमेंबर फ्रेंड्स, 25 ईयर्स और मोर। अच्छा, एक बंदा है उसकी एज 325 है, तो क्या वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है? चलो कमेंट में बताओ। लड़ सकता है, रीज़न? मिनिमम एज 25 बताइए, मैक्सिमम एज कुछ नहीं बताइए, ओके।
तो ऐसे तरह कोई जिएगा नहीं, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम कोई एज बताई नहीं गई है, ठीक है। वो उसका ना अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इनसॉल्वेंट का मतलब लाइक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, विजय माल्या, ओके, नीरज मोदी, नीरज मोदी, ओके। तो ये लोग क्या है, इन लोगों पे इतना पैसे का कर्जा है। सपोज मेरे पास अभी 5 लाख पड़े हैं और मैंने 8 लाख रुपए का लोन दे रखा है, तो मेरे पास जितने मैं सारे पैसे भी दे देता हूँ, सारी प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ दे देता हूँ, मैं अपने लोन पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, मेरे पास 5 लाख है और मेरे पास 4 लाख का कर्जा है, तो मैं 4 लाख पकड़ा दूंगा, पर तो भी मेरे पास 1 लाख तो बचता है, तो मैं इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। तो कोई भी इंसान जो इंसॉल्वेंट है उसको नहीं उसको वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लड़ना है तो पहले जॉब से रिजाइन करो और बाद में वो लड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ना, वो लोकसभा को कंप्लीटली डिजॉल्व कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर कहे तो, ठीक है। एंड इसके अलावा जो जस्ट ए मिनट है, इसके अलावा कभी कभी वोटिंग भी होती है, ओके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के साथ हेल्प करने के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री भी होती है। एंड कैबिनेट मिनिस्टर को कभी भी लोकसभा में उनके किसी भी काम के लिए कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उनको भी पार्लियामेंट में आना अलाउड है, चाहे वो किसी भी जगह के एमपी ना हो तो भी चलेगा। प्रेजेंट की बात करें तो गुजरात की टोटल 26 मेंबर्स हैं लोकसभा में, ओके। और लोकसभा का टर्म जो है वो 5 ईयर्स का होता है। प्रेसिडेंट इसको कभी भी डिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर मान लो जैसे कि भी मान लो 2020 में इलेक्शन होता और ये कोरोना आ गया, तो कल इलेक्शन तो अभी इस टाइम पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में, जैसे एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज होते हैं या इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, तो लोकसभा का जो टर्म है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ओके। तो मान लो भी कहीं पे अगर 2020 में इलेक्शन होते हैं अप्रैल या मई में, तो वो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है 1 साल तक, ओके। और जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को जो डिसॉल्व करते हैं ना, इवन वो कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज कॉल्ड द कोरम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? कोरम मीन सिंपल, आप ये याद रखो, अटेंडेंस, ओके। आई एम गिविंग यू टाइम, पॉज करो और ये रीड कर लो कोरम, ओके। रीड कर लिया, गुड। सी, कोरम मतलब कितने मेंबर्स पार्लियामेंट के हाउस में प्रेजेंट है। अब हाउसेस तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। सी, लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स है, उसको आप डिवाइड बाई 10 कर दो तो आपको कुछ 54.5 मिलेगा। अब कोई आधा इंसान तो हम लोग पकड़ के लाएंगे नहीं, तो 55 कर देते हैं, चलो। तो मिनिमम कोर्ट अगर लोकसभा में 55 मेंबर्स हैं तो संसद की कार्रवाई यानी लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी, और अगर इससे कम है तो उस दिन नहीं चलेगी, ठीक है। सेम वे राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे मिनिमम 25 लोगों का होना जरूरी है, ओके। आई होप कोरम बहुत सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा, ओके। लोकसभा के बारे में बहुत बात कर ली, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द राज्यसभा। सी फ्रेंड्स, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये हमारे अपर हाउस माना जाता है और ये हमारे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इक्वली रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, ओके। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। स्टेट के भी अपने इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल के होते हैं, तो उनके वेटेज करके मेंबर इलेक्ट होके यहाँ पर आते हैं। टोटल 238 मेंबर आते हैं राज्यसभा में। बाकी जो 12 मेंबर्स बचते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, है ना। और जो नॉमिनेशन किया जाता है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेस पे किया जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इज राइट नाउ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब वो स्पोर्ट्स में आगे हैं, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। साइंस, लिटरेचर, कल्चरल, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज, तो ऐसे लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। कोई भी इंसान एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का मेंबर होगा। वो कभी एक इंसान कभी भी दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट को एक ही बार एक ही जॉब की पगार देनी है, दो जॉब की पगार नहीं देनी है, ओके।
सो एक इंसान कभी भी 2 गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई मतलब काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी यही रूल है कि दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। अब अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो सब कुछ लोकसभा जैसा ही है। वही आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे एक चेंज है, 25 ईयर्स की जगह यहाँ पे 30 ईयर्स कर दिया है। ओके, तो 30 ईयर, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होना चाहिए, क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से मतलब पैसे लेता हो। ठीक है, तो गुजरात स्टेट के राज्यसभा में से 11 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एंड हर 2 साल में, इन एवरी 2 ईयर्स, 1/3 मेंबर जो होते हैं ना वो राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं। अगर मान लो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं राज्यसभा का मेंबर बनता हूँ तो मैं 6 ईयर्स के लिए मेंबर बनूंगा। ठीक है, उसके 2 साल बाद 1/3 निकल जाएंगे और बाकी और 1/3 आ जाएंगे। तो इसमें देखो ये हाउस कभी भी डिजोल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार इसमें हाँ ये बात है, 6 साल बाद में फिर से री नॉमिनेशन के थ्रू आ सकता हूँ या री इलेक्शन के थ्रू आ सकता हूँ। ओके ना, तो जनरली हमारे जो हाउसेज हैं वो साल में 3 बार आते हैं, 3 बार मिलते हैं। और इस मीटिंग को हम लोग सेशन कहेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने नाम सुना होगा बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ठीक है, अब जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उनके अंडर ही से मतलब पूरा राज्यसभा की कार्रवाई कंडक्ट की जाती है। एंड हमारे देश के जो फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये नाम तो आपको पता ही होगा। इनकी याद में ही हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसे क्लास में एक मॉनिटर होता है जो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है। ओके, वैसे ही 545 मेंबर्स का लोकसभा होता है। इसमें से विनिंग पार्टी अपना एक कैंडिडेट को स्पीकर अनाउंस कर देती है। स्पीकर यानी जो इंसान पूरे मतलब वो पूरे संसद का मॉनिटर, एक तरह से उसको मॉनिटर तो नहीं करेंगे टेक्निकल टर्म में, लेकिन आपको ये वर्ड स्पीकर याद रखना है। ओके, एंड इनका काम होता है कि संसद की कार्रवाई अच्छे तरीके से चले, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। संसद की एक मर्यादा होती है, कुछ हमको ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको नॉर्मली पब्लिक में नहीं बोलने चाहिए, तो वो सब यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ओके, एंड लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इसके अलावा एक डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं। इन केस मान लो जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है, वैसे ही स्पीकर के अलावा डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। किसी दिन मान लो अगर स्पीकर को बुखार आ जाता है या उनको चलो कोरोना हो गया, क्वारंटाइन हो गए, तो उनकी जगह कौन आएगा? डेप्यूटी स्पीकर आएगा। ठीक है, अब कुछ खतरनाक स्टूडेंट आते हैं, सर डेप्यूटी स्पीकर को भी अगर कोरोना हो गया तो? क्यों, हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, नॉट एन बैड क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था ये क्वेश्चन, तो उस टाइम पे क्या होगा? वेल फंस गए नहीं हम लोग थोड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये जो स्पीकर है ना, वो लोग मिलके आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किसको स्पीकर बनाना है। यूजुअली सीनियरिटी बेस देखी जाती है और किसी एक इंसान को फिर वो लोग अपने हिसाब से ही डेप्यूटी स्पीकर अनाउंस कर देते हैं। अगेन डेप्यूटी स्पीकर का काम होता है कि संसद में सब कुछ वेल प्लान डिसिप्लिन तरीके से हो, और हाँ उनके वर्डिंग्स को फाइनल माना जाएगा। इवन इनके पास इतना पावर है कि वो नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट से गेट आउट भी बोल सकते हैं। ओके, इनके पास इतना पावर हो सकता है, ये किसी भी सांसद को चाहे कितना ही बड़ा करोड़पति क्यों ना हो उसको मतलब संसद से बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं। इस टाइम पे नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट यूजुअली पार्टी जो होती है वॉकआउट कर लेती है, बोले हमको नहीं बैठना, ठीक है मत बैठो। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखो अब ये मॉनिटर से ही समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, है ना, तो अब मॉनिटर को क्या होता है कि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स का नाम कभी जल्दी से लिखेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, जो उसके फ्रेंड नहीं है उनका नाम पहले लिखेगा। तो कई बार मॉनिटर्स पे आरोप लगते हैं कि भाई ये पार्शलिटी करता है, उसके टीचर्स को कंप्लेंट जाती है कि भाई ये अपने फ्रेंड्स का नाम लिखता नहीं है, उसके फ्रेंड्स तो एंजॉय करते हैं और हम लोगों ने थोड़ा बहुत पीछे क्या मुड़े नाम लिख दिया।
ऐसा आप लोगों के साथ यूजुअली क्लास में होता होगा। बट लेकिन जब कोई स्पीकर बनता है, वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको मतलब क्या होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। आवाज़ चाहे दोस्त ने की हो या किसी ने भी की हो, पनिशमेंट सबके लिए सेम, ठीक है। फिर मॉनिटर ये नहीं देखेगा कि क्लास में ये मेरा दोस्त है ना ये मेरा दुश्मन है, ठीक है। उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है। ओके चलो, अच्छा, आप किसी भी डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है तो मेन चीज़ हो गई। देखो, अब किसी भी अगर मान लो स्पीकर को हटाना है, उसकी जगह किसी नए स्पीकर को लाना है, तो उसके लिए पहले उनको एक नोटिस भेजा जाता है, और वो भी 14 डेज पहले, ठीक है। और अब कोई भी स्पीकर क्यों मतलब रिज़ाइन करेगा या क्यों बंद करेगा, या तो उसके कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे, या उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, या वो मेंटली स्टेबल ना हो। तो इन कंडीशनों में यूजुअली पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाके 14 डेज पहले एक नोटिस भेजा जाता है, एंड हो सकता है। अच्छा, अब ये जो दोनों हाउसेज हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पर यूजुअली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बातें होती हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। बट मान लेते हैं कि तमिलनाडु से एक एमएलए है, एंड फॉर हिम इंग्लिश हिंदी इल्ले इल्ले मतलब नहीं होता है, तो उसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, बट हाँ उसको तमिल में फ्लुएंसी है पूरी। तो एट ए टाइम वो अपने लिए कोई ट्रांसलेटर अरेंजमेंट कर सकता है, एंड जब वो स्पीच देगा तो उसके साथ में एक ट्रांसलेटर भी रखा जाएगा ताकि उसको समझाए, और जब भी जो सांसद में जो भी बातें चल रही हैं उसको समझ में आए, इसके लिए उसके पास भी एक ट्रांसलेटर होता ही है। ओके, अगर कोई मेंबर बिना नोटिस के 60 डेज तक लगातार एब्सेंट रहता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। पर यूजुअली कौन ऐसा होगा, वो एक व्हाट्सएप पे तो करना होता है या एक लेटर लिखना होता है ऑफिशियल, ठीक है। चलो, कास्टिंग वोट होता है। अब मान लो किसी मैटर पे वोटिंग चल रही है और पार्लियामेंट में है 245 सीट्स, ये कानून बनना चाहिए, 272 हाँ बोल रहे हैं तो 272 ना भी बोल रहे हैं, टाई हो गया। पर रुको जरा, अभी पिक्चर बाकी है। इस टाइम पे आते हैं स्पीकर, और स्पीकर क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं, और उस वोट को हम लोग कहेंगे कास्टिंग वोट, जो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो अंडर सच कंडीशन ये वोटिंग होता है। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, श्री गणेश वासुदेव मालवनकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये हमारे संसद के पहले श्री गणेश वासुदेव मालवनकर हमारे देश के पहले स्पीकर थे। ओके, एंड नाउ द इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर चार्ज लेते हैं, एंड डेप्यूटी स्पीकर अगर ना हो तो किसी सीनियर मेंबर को हम लोग बना देते हैं, जस्ट इतना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय एवरीवन।